ओके, हम कर रहे थे एनडीए वाला पेपर और कल कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे, आज कुछ क्वेश्चंस आगे देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है क्लाउड्स के बारे में। ओके, क्लाउड के बारे में यूपीएससी ने पूछा है, क्या क्लाउड आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड एंड देयर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड दे आर क्लासिफाइड हाई, मिडल और लो क्लाउड्स। ठीक है जी। स्ट्रेटस, निम्बोस्ट्रेटस और स्ट्रेटोक्यूमुलस आर हाई क्लाउड्स। तो यहाँ पे अगर देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है तो सीधी बात है, सबसे पहला तो क्या ही आ जाता है आपका कि जहाँ पे भी एग्जांपल्स दे रखे हैं और एग्जांपल के बारे में उसने बोला कि हाई क्लाउड है, मे बी ऐसा हो सकता है कि तीनों में से एक हाई क्लाउड है, या ऐसे भी पॉसिबिलिटी होती है कि तीनों में से एक हाई क्लाउड ना भी हो या तीनों के तीनों ना हो। तो इस तरीके के यहाँ पे जो नाम दिए ना, इस तरीके की चीज़ों में बहुत ईजी होता है यूपीएससी के लिए गलतियाँ करना। ठीक है, खुद नहीं, मतलब आपसे गलतियाँ कराना, तो यहाँ पे वो चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे सीधा सा आप एलिमिनेट कर सकते हो सी ऑप्शन को और डी ऑप्शन को। बचता है ए और बी। तो फर्स्ट सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन से आपको समझ में आता है कि ऑप्शन नंबर 1 तो आपका करेक्ट है। अब बचता है बी। तो बी क्या कहता है कि एल्टीट्यूड, अगर देखो वो एल्टीट्यूड के बेस पे क्लासिफाई होंगे तो कैसे तो होंगे ना, ऑब्वियस ही बात है, हाइट के बेस पे अगर आप कर रहे हो तो 3 टाइप के होते हैं, ये सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन आपको क्या है, एक चीज आगे जानी है। कैसे जाओगे? देखो, सबसे पहले तीन के बारे में अगर हमने देखा तो हाई, मिड क्लाउड्स और लो क्लाउड्स। हाई क्लाउड्स वो होते हैं जो 20,000 से अबव फीट के माने जाते हैं जब आप अर्थ सरफेस की बात करते हो, सरफेस से जब आप देखते हो। और दूसरा क्या होता है कि जब भी एग्जांपल्स ना, हर किसी के एग्जांपल याद करना इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ याद रखो कि जो हाई क्लाउड्स होते हैं ना, उनमें प्रीफिक्स लगा रहता है जीरो। और जो लो मिड क्लाउड्स होते हैं, जिनकी जो कि आपकी 6500 से लेकर 20,000 तक की फीट की ऊंचाई पर होते हैं, वहां पर जो आपका प्रीफिक्स लगा होता है वो है R2। इससे समझ में आ जाएगा कि अगर मान लो इस तरीके के कोई देंगे तो देखो, आप जीरो पे, हाई क्लाउड पे आपका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है आपका जीरो। तो जीरो तो यहाँ कहीं नहीं दिया हुआ, स्ट्रेटस है, यहाँ पे स्ट्रेट है, यहाँ पे निम्बू है, यहाँ पे फिर से स्ट्रेट हुआ है, तो ये नहीं दिया हुआ। इसका मतलब समझ में आता है ये हाई क्लाउड नहीं है। सिर्फ इतना याद रखो। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जो हाई क्लाउड्स होते हैं बेसिकली वो ज्यादा थीन होते हैं, स्ट्रीकी व्हाइट से कलर के होते हैं। लेकिन जब आप सूर्योदय अस्त के टाइम पे देखोगे तो थोड़ा सा उनका कलर चेंज हो जाता है, वो एक अलग बात है। हाई क्लाउड का मतलब क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो होते हैं, मतलब ज्यादातर आइस क्रिस्टल्स के ये बने होते हैं, जैसे सीरस हो गया, सीरोस्ट्रेटस हो गया, सीरोक्यूलुमिनस हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब जब मिड की बात करें तो मिड में आपने देख लिया अल्टो आता है। जब लो की बात करेंगे ना, तो लो में जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो ये लो के एग्जाम्पल है, बट ना लो में कोई प्रीफिक्स नहीं होता। जैसे जीरो होता है आपका हाई में, जैसे मिड में बात करें आपका अल्टो होता है, तो लो वाले में आपका कोई प्रीफिक्स नहीं होता। लेकिन फिर भी जो ये वर्ड है लो क्लाउड, ये डिराइव होता है दो वर्ड से, एक होता है स्ट्रेटो और एक होता है क्यूमिलो। दोनों से ही डिराइव हो सकता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों में क्या फर्क होता है, जब भी आपको हॉरिजॉन्टली, अगर मान लो आपको क्लाउड्स की लेयर्स दिखती है हॉरिजॉन्टली, यानी अलोंग द सरफेस दिखाई देती है, तो वो होती है आपकी क्या, रो फॉर्म में एक किस्म से। स्ट्रेटो मतलब समझ जाओ, स्ट्रेटो रेटो मतलब रो, क्यूमिलो यानी कोलम, कोलम यानी वर्टिकली। तो ठीक है, तो यही दोनों वर्ड्स है जो सिर्फ दिखाते हैं आपको क्या, स्ट्रेटो यानी अर्थ सरफेस की हॉरिजॉन्टली दिखाता है, क्यूमिलो मतलब यानी कि ऐसे, मतलब आपकी वर्टिकली पोजीशन में वो चीज दिखाती है। तो यहाँ से ये चीज समझ में आती है। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे रूल लगता है तो ऑब्वियस ही बात लगता है, रूल्स लगते हैं कि यहाँ पे अगर उसने एग्जाम्पल दिए तो यहाँ पे नाम चेंज कर सकता है। ठीक है जी। एक था एनिमल सेल मेम्ब्रेन के बारे में यूपीएससी ने पूछा हुआ है। हालांकि ये साइंस का क्वेश्चन आता है, बट जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में एक बार डिफरेंस यूपीएससी ने भी पूछा हुआ है, तो हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन सब पूछा है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो पता है एनिमल सेल जो है वो कंपोज होती है किससे, फोस्फोलिपिड से भी, लिपिड्स, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल जो कि एक टाइप का लिपिड्स है, इन तीनों से मिलकर बनती है, ये हमारे तीनों से मिलकर कंपोज होती है। अब दूसरा क्या है, दूसरा क्या है आपके पास प्लांट सेल है। प्लांट सेल की अगर आप बात करोगे तो वो प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। और दूसरा एक जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, सेल वॉल जो कार्बोहाइड्रेट्स की बनती है। और कौन से कार्बोहाइड्रेट, जैसे एग्जाम्पल है सेलुलोज, पैक्टीन। लेकिन जो एनिमल सेल है उसमें कोई सेल वॉल ही नहीं होती है। ठीक है, ओके जी। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि ये भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात की है। पूछा है कि कौन सा रोल है आपका पेनक्रियास का। तो पेनक्रियास का काम क्या है, तो पेनक्रियास क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं लाइपेज, अमाइलेज और प्रोक्टेज का।
अब ये काम क्या क्या करते हैं, सबसे पहले जो अमाइलेज है, अमाइलेज आपका दो जगह से सिक्रीट होता है, एक आपके माउथ में भी सिक्रीट होता है, दूसरा पेनक्रिया। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है खाने को एक किस्म से तोड़ना, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स को एक किस्म से तोड़ना, इसका काम हो जाता है। लाइपेज का काम क्या होता है कि लाइपेज का काम होता है फैट को तोड़ना। और प्रोटीज का, प्रोटीज से तो समझ में आता है, प्रोटीज यानी प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, लाइपेज यानी फैट को तोड़ने का काम करता है, अमाइलेज यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने का काम करता है। अब सेकंड ऑप्शन में आपको दे रखा बाइल जूस, तो बाइल जूस सबको पता है, बाइल जूस कहाँ से आता है, लीवर्स। अगर सिक्रेशन कहें हम सर्फेक्टेंट्स की, तो वो होता है आपका लंग से, ठीक है, ये चीज है। ओके जी। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी डीएनए से लेके क्वेश्चन पूछता रहता है। यहाँ पे उसने क्वेश्चन पूछा है डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब कि कॉपी बनाना, पेरेंट की ही कॉपी बनाना, ठीक है। तो देखो, डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस व्हेन क्रोमेटिन इज ओपन अप, पहली स्टेटमेंट। क्रोमेटिन ऑर्गेनाइज इटसेल्फ इनटू रोड शेप क्रोमोसोम्स बिफोर सेल डिवीजन, ठीक है। और सी कह रहा है बोथ प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोट्स, इनकी सेम प्रोसेस होती है सेल डिवीजन की। आपको पता है कि प्रोकैरियोट वो होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोट वो होते हैं जिसमें न्यूक्लियस होता है। तो जहां पे न्यूक्लियस होता है और जहां पे न्यूक्लियस नहीं होता, वहां पे सेल डिवीजन की प्रोसेस सेम कैसे हो सकती है, तो यहाँ पे वो वर्ड दिया ना कि उसमें प्रोसेस सेम है। तीन गया तो आपका आंसर निकल के आ जाता है 1, 1 एंड 2, ठीक है। ओके जी। अब क्या चीज है इसमें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक एक जो सेकंड ऑप्शन में आपकी गड़बड़ है, वो क्या गड़बड़ दे रखी है, सबसे पहले उसे देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे क्या है कि जो प्रोकैरियोट होते हैं, वहां पे जो भी आपकी सेल डिवीजन होती है, उसकी प्रोसेस का नाम है बाइंडरी फिजन, उस प्रोसेस को बोला जाता है बाइंडरी फिजन। और माइटोसिस मियोसिस जो प्रोसेस होती है, वो आपकी क्या होती है, यूकैरियोटिक में। दोनों में डिफरेंस क्यों हुआ, सेल डिवीजन है, क्योंकि दोनों की स्ट्रक्चर ऑफ द सेल में डिवीजन है, डिफरेंस होता है। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है प्लस दूसरे जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो होते हैं, इसलिए माइटोसिस मियोसिस पॉसिबल है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में आपका न्यूक्लियस या फिर दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि सबसे पहली बात है, एक और क्वेश्चन अगर आ जाता है तो फिर ये क्वेश्चन होता है कि डीएनए रेप्लिका जो होती है वो के टाइम पे क्रोमेटिन तो ओपन होता है, लेकिन वो किस फेज में होती है, तो उस फेज का नाम है एस फेज। तो ये याद रखना है कि वो एस फेज में होती है। सेकंड थिंग इन्होंने बोला है कि जो क्रोमेटिन होते हैं ना, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं रोड शेप क्रोमोसोम में बिफोर सेल डिवीजन, नहीं, बिफोर सेल डिवीजन वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, ड्यूरिंग सेल डिवीजन वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, एक रोड शेप क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं अपने आप को, जिससे कि डिवीजन बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। यानी उस पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड को उस पोजीशन से हटाना जिसकी आप रेप्लिका बनाना चाहते हैं, वो बहुत ईजी हो जाता है। तो बी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है, इसलिए आपका आंसर आता है ऑप्शन नंबर 1 ओनली। अब देखो, इसमें एक चीज और आगे क्या कर सकते हो, डीएनए रेप्लिकेशन का तो मतलब समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन करते हुए कुछ आपके पास क्या चीज यूज होते हैं, कुछ आपके पास जो है एक किस्म से प्रोटीन्स यूज होते हैं जो कि इसमें यूज होते हैं। तो कौन कौन से यूज होते हैं, सबसे पहले न्यूक्लियस, डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, हेलिकेज, प्राइमेज और टॉप्सिमेरेज। इसके ना आप सिर्फ एक बार क्या करो, क्योंकि मोटा मोटा नाम देख लेना कि यूपीएससी अगर पूछ ले कि कौन से प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में, मे बी ऐसा हो सकता है कि वो, जैसे यहाँ पे हाई क्लाउड का उसने एग्जांपल दिया, तो यहाँ पे वो एग्जांपल देके आपसे पूछ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ना एक बार आप देख लेना कौन सा होता है कौन सा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, ये न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने का काम करता है। जो पॉलीमरेज का काम क्या होता है, पॉलीमरेज का काम ये होता है कि ये नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है, और साथ ही साथ ये क्या करता है, दूसरा क्या करता है, ये आपके जो भी ओल्ड डीएनए से जो आपने तोड़ा था फ्रेगमेंट, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड हटाया है, जैसे आप डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये सबको पता है, अगर एक स्ट्रैंड आप डीएनए का हटाते हो तो उसी स्ट्रैंड को ये सिंथेसाइज करने का काम करता है, बेसिकली न्यू न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने का काम करता है। और दूसरा क्या है कि अगर मान लो कोई न्यू न्यूक्लियोटाइड आपसे गलती से गलत जो है ऐड हो जाता है, तो उसको भी कट करने का काम करता है। अगर आप लाइगेज की बात करते हो, तो जो आपका लाइगेज की बात करते हो, तो ये क्या करते हैं, आपके जो आपका डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है, यानी डीएनए आपको पता है ना, डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर जो होता है उसको सिंगल में क्या करते हैं, तोड़ते हैं, और ये पॉसिबल बनाते हैं कि हर स्ट्रैंड में आप कॉपी की जा सके, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, जो हेलिकेज होता है ना, वो सबसे पहले क्या है, जैसे कि देखो आपने देखा
न्यूक्लियस होता है वो बेसिकली बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है, पॉलीमरेज न्यू न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने का काम करता है। तो जो भी एडिशन होती है और ब्रेक के बाद जब डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद उसको सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं तो वो काम करता है हेलिकेज। यानी कि पॉलीमरेज को जब इनिशिएट करना होता है तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ता है, हेलिकेज यानी डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर को सिंगल स्ट्रैंड में चेंज करना पड़ता है। ठीक है जी। उसके बाद क्या है प्राइमेज। प्राइमेज का काम क्या है, प्राइमेज का काम क्या करते हैं, इसमें भी आप क्या करोगे कि देखो जब जो आपका पॉलीमरेज होता है जो न्यू न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है वो सिर्फ कहाँ पे ऐड कर सकता है, वो सिर्फ ऐड कर सकता है यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कर सकता है। और ये ग्रुप प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है, प्राइमेज ये ग्रुप प्रोवाइड कराने का काम करता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। अब लाइगेज का काम क्या होता है, लाइगेज का काम होता है जो अलग अलग स्ट्रैंड्स हो चुके हैं उन सबको जोड़ने का काम क्या करता है, आपका लाइगेज होता है। ठीक है, तो ये कुछ है आपका, हालांकि आई एम नॉट वेरी गुड एट साइंस बट फिर भी मतलब थोड़ा सा ये चीज़ है कि हाँ थोड़ा तो समझाने का काम कर ही सकते हैं आपको। ठीक है, ओके जी। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है इंफ्रारेड वेव। जैसे आपने देखा आजकल यूपीएससी वेव्स को लेके, वेवलेंथ को लेके और इन सब चीजों को भी पूछ लेता है, तो देख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, पहला बोल रहा है इंफ्रारेड वेव्स को आप हीट वेव्स भी बोलते हो। तो हाँ, इंफ्रारेड वेव्स को आप हीट वेव्स भी बोलते हो। इसको आप ज्योग्राफी का क्वेश्चन बोलो या साइंस का बोलो, डजंट मैटर, क्योंकि आपने जो देखा है जैसे इंसुलेशन यानी कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस होती हैं शॉर्ट वेव लेंथ के रूप में जो आते हैं, और जो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में निकलती है वो कौन सी बाहर निकलती है, वो इंफ्रारेड वेव ही निकलती है। तो ये कहीं ना कहीं हीट सिस्टम में भी काम करती है। ठीक है, तो देखो इंफ्रारेड वेव्स जो होती है इनको हीट वेव बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जिस भी सरफेस पे गिरती है उस सरफेस का टेम्परेचर तुरंत ही बढ़ा देती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्यों कैसे बढ़ा देती है, स्टेटमेंट 2 कह रहा है वाटर मॉलिक्यूल रेडिली एब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड। इसका मतलब जहां पे सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इंफ्रारेड वेव्स को इजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वहां का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और ये उसकी क्या करता है, राइटली एक्सप्लेन भी करता है। अब कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं फिर से आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड। जैसे इसमें याद रखो कि इस तरीके के यूपीएससी बार बार दे देते हैं ना कि क्या मतलब है इनका। अब देखो यहाँ पे दो चीज से समझ में आता है। मुहूर्त आप इजीली बता सकते हो, मुहूर्त यानी हम टाइम, किस पर्टिकुलर टाइम पे हम काम करते हैं, मुहूर्त हम आज भी निकालते हैं। तो यहाँ पे समझ में आता है कि ए के लिए आपका सेकेंड है, तो यानी ए और बी दो ही ऑप्शन में हो सकते हैं। ये ऑप्शन ऑलरेडी अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं आपके। फिर देखो दूसरा क्या है, समझ में आता है पद। पद हम समझते हैं जब भी पोइट्री की बात करते हैं, तो डी का 3 आ जाता है, ये भी समझ में आता है। ओके जी, यहाँ पे एलिमिनेट नहीं होता। फिर है अंगुला। अंगुला से समझ सकते हो यार, अंगुला से मतलब क्या है, अंगुला यानी कि अगर कई बार मेजरमेंट में हम यूज करते हैं ना कि कितनी है, तो अंगुला यानी उंगली यानी लेंथ मापने के लिए काम आएगा। तो क्या ये सीधा सा मतलब हो गया, सी का 4 निकलते ही आपका आंसर आ गया क्या, यानी ये क्या है, रक्तिका। रक्तिका का मतलब होता है ये वेट के मेजरमेंट के लिए यूज होती थी, मास के मेजरमेंट के लिए उस टाइम पे यूज होती थी। तो ये वर्ड्स जो होते हैं आपको याद रखने, क्योंकि यूपीएससी की टेंडेंसी रही इस तरीके के क्वेश्चंस पूछने की। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने कॉइन सिस्टम को लेके। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि कौन सा है फर्स्ट कॉइन इन इंडियन हिस्ट्री बियरिंग नेम एंड इमेज ऑफ द रूलर वर इशूड, कि जिसपे नाम भी था और इमेज भी थी। तो ये किसका है, सबको पता है, इंडो ग्रीक्स रूलर ऐसे थे जिन्होंने इस तरीके की कॉइन्स को जारी किया था। ये कॉइन्स थी किसके, सिल्वर के कॉइन्स होते थे। गोल्ड कॉइन सबको पता है कुशाना से रिलेटेड करते हैं। मौर्य की बात करें तो यहाँ पे आपको पंचमार कॉइन्स मिले हैं जो फर्स्ट कॉइन भी माने जाते हैं, जिसको कि दर्ज किया गया है हिस्ट्री में एविडेंसेस के साथ कि इस तरीके के हमें फर्स्ट कॉइन्स मिले हैं। जो पंचमार कॉइन थे वो भी मोस्टली आपके सिल्वर के ही माने जाते हैं, और इन पे क्या होता था, पंचिंग होती थी डिफरेंट डिफरेंट मोटिव्स की, जैसे एनिमल के मोटिव्स हो सकते थे, ट्रीज के मोटिव्स यहाँ पे हो सकते थे, इस तरीके से। दूसरा क्या है आपको, अगर माना जाए कि अर्लीस्ट डेटेड कॉइन यानी जिन पे डेट होती थी वो क्या थे, शाकास की बात करी गई है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्या है, गुप्तास में क्या था, गुप्ता में एक तरफ किंग होता था और दूसरी तरफ आपकी क्या होती थी, डेटीज होती थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉइन सिस्टम के बारे में। ठीक है जी, ओके। अब देखो कुछ और क्वेश्चन है, जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है ब्रिटिश ट्रेड सरप्लस के बारे में। ये बिल्कुल आपकी समझ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये ऐसा नहीं है कि कहीं जाके आपको मिलते हैं कुछ और है। देखो ब्रिटिश ट्रेड सरप्लस, ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या होगा, जब आपकी जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसकी वैल्यू आपकी इम्पोर्ट से कम होगी, यही होगा, सिंपल सी बात। आप इसको चाहे कितना एक्सप्लेन कर ले। ब्रिटिश ट्रेड सरप्लस विद इंडिया इन 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं।
तो 19th बोलो 20th बोलो, ट्रेड सरप्लस एक ही चीज रहेगी, ऐसा नहीं है वो चेंज होती रहेगी। मीन दैट द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश एक्सपोर्ट टू इंडिया वाज मच हायर देन द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट की वैल्यू हाई थी इंपोर्ट से, तो सीधी बात है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या करते हैं, फोर्थ स्टेटमेंट देखो, फोर्थ से डायरेक्ट एलिमिनेट भी हो जाता है ये क्वेश्चन। एलिमिनेट कैसे होता है, ये इसने बोला था 19th सेंचुरी सो एक्सपोर्ट ऑफ इंडियाज रॉ मटेरियल डिक्लाइन, एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया था और मैन्युफैक्चरिंग एंड दैट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वुड इंक्रीज। तो हमने तो ये किया था ना कि जब वहां पे आपकी औद्योगिक क्रांति आई थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई थी, तो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ज्यादा था और वहां से आता था मैन्युफैक्चर्ड, तो यहाँ का तो मैन्युफैक्चरिंग वाला सिस्टम खत्म ही हो गया था। लेकिन ये बोल रहा है कि 19th सेंचुरी में रॉ मटेरियल जो है उसका एक्सपोर्ट घट गया था, मैन्युफैक्चरिंग गुड का बढ़ गया था, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता, ये दोनों ऑप्शन आपके ऑलरेडी खत्म हो जाते हैं। तो इससे समझ में आता है फर्स्ट सेकंड यहाँ भी करेक्ट है, ठीक है। अगर आप नहीं भी पढ़ रहे तो यहाँ से भी समझ में आ जाता है। सेकंड क्या, इंडिया प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द लेट 19th सेंचुरी वर्ल्ड इकोनॉमी, बिल्कुल, क्योंकि हम उनके ब्रिटिश के जो बैलेंस डेफिशिएट था उसको हम क्या कर रहे थे, भरपाई कर रहे थे। तीसरा कह रहा है ब्रिटिश ने क्या किया, गुरु क्या, ओपियम उगाना इन्होंने इंडिया में शुरू किया और एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया चाइना में, एंड देयरफॉर फॉर अ व्हाइल आफ्टर दैट 1820s ओपियम बिकम इंडिया सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट। अब यहाँ से कई बार ये होता है कि हमने मान लो ये स्टेटमेंट ना पढ़ी हो तो हम क्या चीज करें, बट एक चीज तो आपको समझ में आती है कि जब 1813 की बात आती है तो 1813 आपको समझ में आता है कि क्यों आया है, ठीक है, क्योंकि आपसे बाकी सब कुछ छीन के, मतलब आपका चाइना के साथ व्यापार के को ऑप्शन दिया था, बाकी सब कुछ आपसे छीन लिया गया था, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे उन्होंने छीन लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो ऑब्वियस ही बात, ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन आप बचा ओपियम उगाओगे और उसके बाद उसी को एक्सपोर्ट करोगे, उन्होंने तो अपने तरीके से करना शुरू कर दिया था ना। दैट मीन्स फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि आपको दिए थे 4 और उसमें पूछा है अर्लीस्ट टू लेटेस्ट क्या है। तो देखो जलियांवाला बाग, रोलेट एक्ट, खिलाफत कॉन्फ्रेंस और नॉन कॉर्पोरेशन, यानी सब एक ही टाइम से रिलेट करते हैं। तो सबको पता है कि रोलेट एक्ट के बाद आपका जलियांवाला बाग आया था, भले ही आपको डेट नहीं पता, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता थी, मैंने बाद में ये चीज देखी, बट इतना समझ में आता था कि रोलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग का कांड हुआ था। यानी 3 और 4 तो आपके एक साथ आएंगे, ठीक है। कहाँ पे 3 और 4 साथ में है, देखा जाए तो सिर्फ ये वाला ऑप्शन जहाँ साथ है, 3 4 ये वाला ऑप्शन साथ है, तो ये एलिमिनेट हो जाता है और ये वाला ऑप्शन साथ है अगर लगाए तो। उसके बाद जब जलियांवाला कांड आपके पास हुआ था तभी आपकी खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसी के बाद आपकी नॉन कॉर्पोरेशन, यानी नॉन कॉर्पोरेशन सबसे बाद में हुई थी, यानी 1 आएगा सबसे लास्ट। ये आपका देखो, अब ये ऑप्शन आपका ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है, 1 लास्ट में आएगा तो ये एलिमिनेट हो जाता है। अब बचते हैं बी और आपका डी। तो सबको पता है कि क्या, कि सबसे पहले क्या हुआ था, आपका रोलेट एक्ट आया था, उसके बाद आपका क्या हुआ था, जलियांवाला कांड हुआ था, और उसके बाद क्या हुआ था, खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी, और फिर उसके बाद नॉन कॉर्पोरेशन। भले डेट मत याद रखो, बट ये टाइम पीरियड थोड़ा सा अप्रैल मार्च वाला, नवंबर वाला, अगस्त वाला, ये याद कर लो, ये हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो एक और यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, वो पूछा हुआ है कि उपारी सिस्टम क्या था, पट्टेदार, मिरासीदार, इनाम, लैंड्स। यहाँ पे देखो यूपीएससी ने मैच कराया है। आप देखोगे यूपीएससी 2020 में भी यूपीएससी ने दिया था कि मिरासीदार के बारे में पूछा था, और जिसमें उन्होंने बोला था कि कौन सी करेक्टली मैच्ड है, तो इस तरीके के दे सकते हैं। तो याद रखो इस चीज में कि सबसे पहले देखो, अगर आपने यूपीएससी का 2020 का पेपर किया होता है या सीडीएस में इन्होंने उपारी वर्ड पूछा हुआ था सबसे पहले 2016 में, उस टाइम पे भी, तो अगर वो पेपर भी किया होता तो तब भी ये चीज बहुत इजी हो जाती, क्योंकि उस टाइम पे आपको पता है उपारी सिस्टम क्या थी, कैटेगरी ऑफ टेनेंसी टेन्योर की थी, जो कि मराठास के अंदर आती थी। ये थे आपका उपारी सिस्टम। यहीं से आपको समझ में आता है ए या बी ही आपका एक ऑप्शन होगा। इसको चुनते ही आपका ऑप्शन डी का 3 बन जाता है। डी यानी इनाम, इनाम मतलब जो गिफ्ट ऑफ लैंड और लैंड रेवेन्यू होती थी। फिर उसके बाद मिरासीदार क्या होते थे, क्योंकि ये यूपीएससी 2020 में है तो आपको पता होना चाहिए क्या था उनके पास। तो ये देखो यहाँ पे उनको रिवेन्यू पे करना पड़ता था। मिरासीदार बेसिकली सदर्न इंडिया से थे, जो भी आपके रियत वाले सिस्टम थे उनसे बिलोंग करते थे। उसके बाद बच के आपके पट्टेदार। तो पट्टेदार को सबको पता है, जहाँ पे आप पट्टे को पे भूमि को दे देते हो, पट्टे पे देते हो, तो आपको साथ साथ क्या मिलता है, कुछ ना कुछ पैसे मिलते हैं। तो क्या है, पीजेंट रिस्पॉन्सिबल थे पेमेंट फॉर रेवेन्यू के डायरेक्टली। तो ये आपका ऑप्शन हो जाता है। बट ये सारी जो टर्म्स होती हैं इसको याद कर लो, क्योंकि वो आपसे पूछ लेगा कोई भी नहीं। अब देखो जैसे आपने ये देखा 2023 में भी आपने ये चीज नोट करी है कि यूपीएससी ने ना आपसे क्वेश्चन पूछे हैं पोर्ट्स के लेके। तो यहाँ पे देखो उसने पोर्ट को किस तरीके से बना दिया। अब यही चीज है, एक एक आगे जाना। देखो क्या किया है इन्होंने, सी पोर्ट को पूछ लिया और सॉरी यहाँ बता दिया उसने, और ये पूछ लिया कि बताओ कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है।
तो सबसे पहले इट इज मोर देन अ सेंचुरी ओल्ड पोर्ट, यानी कि बहुत पुराने की बात कर रहा है, वेस्ट कोर्ट की बात करता है। वैसे तो देखो वेस्ट पोर्ट की बात करता है, वैसे तो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे के सारे ही वेस्ट पोर्ट पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके सेंचुरी ओल्ड पोर्ट है, ठीक है जी। नेचुरल हार्बर है, प्रोटेक्टेड बाय अ ब्रेक वाटर एंड आल्सो बाय अ मोल्ड और डीप ड्राफ्ट चैनल है। कुछ नहीं समझ में आता तो सिर्फ ये समझ में आता है सेंचुरी ओल्ड यानी 1800 की, तभी मतलब उससे भी पुराने की वो बात कर रहा है कि कब जाके वो चीजें हुई होंगी। तो यहाँ पे ये किसका एग्जाम्पल है, ये मोरमुगुआ पोर्ट का है, और ये किस रिवर पे, जुआरी रिवर पे 1885 में बना था गोवा में, ठीक है। उसके बाद देख लो, ये तो थोड़े से आपके नई है, जवाहरलाल नेहरू वाला हुआ, दीनदयाल ये कोचीन वाला हुआ था, तो ये थोड़े से क्या आ जाते हैं आपके न्यू बोर्ड आ जाते हैं। देखो जी, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन नंबर 97, ये कहता है कृष्णदेवराय सॉरी विजयनगर किंग कृष्णदेवराय के बारे में उसने पूछा हुआ। तो देखो वैसे भी जब हम जीएस का यूपीएससी वाले करते हैं तो उसमें भी हम ये चीज़ देखते हैं कि जहाँ भी विजयनगर एम्पायर के बारे में कोई स्टेटमेंट आ रखी है, अगर आ रखी है तो हम उसको मोस्टली करेक्ट मान के चलते हैं जब उसको कंपेयर करते हैं दूसरी दी गई स्टेटमेंट से। पर यहाँ देख लेते क्या है, इन्होंने अपने अर्ली रेन में मार्च किया था अगेंस्ट रूलर ऑफ उड़ीसा, ठीक है। ओके जी, किया था उन्होंने 1513 से 1518 के बीच में ये सब किया था। 1520 में उन्होंने कैप्चर कर लिया था फोर्ट ऑफ रायचूर फ्रॉम इस्माइल अली खान। और यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर आपको क्या है ये चीज, अगर थर्ड वाले का थोड़ा बहुत पता होता है ना तो एलिमिनेट अपने आप ही हो जाता है कि कृष्ण देव राय ने रिसोर्टेड किया था सुल्तान मोहम्मद शाह को टू पावर एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ यवनराचार्य। तो बिल्कुल ये दोनों सेम हुए थे, यानी आदिल अली खान को उन्होंने क्या था, आदिल अली खान ने सबसे पहले इनको हरा के इनको डिफीट कर दिया था। ये तो कृष्ण देव राय जी ने वापस इनको डिफीट करके इनको वापस रिस्टोर किया था। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे करेक्ट है। अब देख लो अगर मान लो नहीं भी आता तो कोई बात नहीं यार, मुझे भी नहीं आता था, मैंने भी चेक किया है। तो बट फिर भी ये है कि आप पता है कि आप ये चीज़ है तो आप कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आई थिंक ठीक है, एक नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे, फिर ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।